नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राकेश चौहान आज आपके बीच फिर उपस्थित हुआ हूँ। कार्बन तथा उनके महत्वपूर्ण यौगिकों का पार्ट 3 लेके आया हूँ आपके लिए। इससे पहले हमने पार्ट 2 में ये पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था पार्ट 2, और 3 है वो उससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो पार्ट 2 में हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, और उनका पढ़ा था नोमेनकल्चर। हाइड्रोकार्बन का नामकरण भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सूत्र देख के उनका नाम पूछा जा सकता है, और नाम से आपको सूत्र कैसे निकालना है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। तो मैं आगे बढ़ता हूं। आज पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए अपरूप क्या होता है। अपरूप जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है एलोट्रॉप्स। पहले मैं बात कर लेता हूं अपरूप की। एलोट्रॉप्स एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया अंग्रेजी में, एलोट्रॉप। अपरूप को अंग्रेजी में बोला जाता है एलोट्रॉप्स, यानी एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप। तत्व होना चाहिए एक, उनके अलग अलग रूप हो रासायनिक गुणधर्म में, यानी एक ही तत्व के अलग अलग रूप जो रासायनिक गुणधर्मों में परस्पर क्या हो, भिन्न भिन्न हो, यानी एक ही तत्व के अनेक रूप। एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जो गुणधर्मों में भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, अपरूप। और कार्बन के अपरूप है जो 2 प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट 3 प्रकार से करके आ जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं कार्बन के अपरूप की। कार्बन के अपरूप, तो कार्बन का अपरूप एक तो होता है क्रिस्टलीय अपरूप, क्रिस्टलीय अपरूप, और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। पहला क्रिस्टलीय अपरूप, दूसरा अक्रिस्टलीय अपरूप। इनके अंदर भी अगर आपको पूछ लिया जाए क्रिस्टल में कितने प्रकार होते हैं और अक्रिस्टल में कितने प्रकार होते हैं, तो क्रिस्टलीय अपरूप होता है जो 3 प्रकार का होता है। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। इनके 3 प्रकार है, एक है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा है फुलरीन। हीरा, ग्रेफाइट तथा फुलरीन, ये 3 है क्रिस्टलीय अपरूप के प्रकार। और बात करूं मैं अक्रिस्टलीय अपरूप के प्रकार की, तो कोल, कोक, कास्ट, जंतु, चारकोल, और लास्ट है काजल। ये होते हैं अक्रिस्टलीय के प्रकार। और यहां बात कर ली क्रिस्टलीय अपरूप की। तो क्रिस्टलीय अपरूप का अर्थ क्या होता है, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है। क्रिस्टल का अर्थ होता है निश्चित संरचना, यानी जिसमें क्रिस्टल एक निश्चित संरचना में व्यवस्थित होते हैं। मैं बात करूं यानी इस प्रकार के कार्बन के अपरूप में जिनकी संरचना निश्चित होगी और उनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, निश्चित होगा। ये 3 प्रकार से होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। मैं बात करूं वापस, हम ये पढ़ेंगे कार्बन के अपरूप में क्रिस्टलीय अपरूप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय अपरूप, फिर इनके प्रकार पढ़ेंगे। तो ये जो अपरूपता गुण है मुख्यतः पाया जाता है अधातुओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अधातुओं के अंदर पाया जाता है। मैं बात करूं क्रिस्टलीय अपरूप की, क्रिस्टलीय अपरूप
तो इन क्रिस्टलीय अपरूप का अर्थ होता है इस प्रकार के अपरूप में, इस प्रकार के अपरूप में कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। कार्बन परमाणु निश्चित व्यवस्था में होते हैं। और मैं बात करूं इनकी संरचना व बंद कोण निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। तो क्रिस्टलीय अपरूप पूछ भी लिया जाए आपको तो जिनकी संरचना निश्चित होती है और उनके बीच बनने वाला बॉन्ड एंगल यानी बंद कोण का मान भी क्या होता है? निश्चित होता है। अब हम इस क्रिस्टलीय अपरूप का पहला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हीरा आपने नाम सुना होगा, डायमंड कहते हैं उसे अंग्रेजी में। उसी से रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन देके पूछा जा सकता है। तो मैं हीरे के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा आपको। हीरा यानी डायमंड। हीरा, अगर पहला क्वेश्चन बनता है कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप कौन सा है, अगर हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन कोई और कोयला मिल जाए तो आपका आंसर होना चाहिए हीरा। तो पहला ही पॉइंट याद रखना है हीरा के बारे में। कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप, कार्बन का सबसे शुद्धतम अपरूप, कार्बन का सबसे शुद्धतम अपरूप, कार्बन का सबसे शुद्धतम अपरूप हीरा है। पहला पॉइंट याद रखना। अब बात करूं सबसे शुद्धतम अपरूप क्यों है, अगर है ना इस कार्बन के अपरूप हीरे को जलाया जाए तो पीछे राख भी नहीं बचती है, यानी किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। इस प्रकार हीरा कार्बन का क्या है? सबसे शुद्ध अपरूप है। मैं दूसरी बात करूं कि हीरे की संरचना इंपॉर्टेंट है। संरचना, इसकी संरचना होती है समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय होती है। अब मैं संरचना बना रहा हूं, उसी संरचना के आधार पे आपको पॉइंट याद रखने हैं। ये ऐसे होती है हीरे की संरचना सामान्यतः। ये होती है हीरे की संरचना और इसमें एक कार्बन है जो अन्य 4 से जुड़ा रहता है। अभी देखते हैं कैसे। इधर ध्यान देना, हीरे की संरचना समचतुष्फलकीय होती है, यानी यहाँ पे ये कार्बन है जो अन्य 4 से 1, 2, 3 और एक 3D में यहाँ नीचे होता है। तो अगला पॉइंट लिखना है हीरे में एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। एक कार्बन की संयोजकता होती है 4, हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। और हीरे में एक कार्बन अगर 4 से जुड़ गया तो कार्बन की संयोजकता क्या हो जाती है? पूर्ण हो जाती है। यानी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कार्बन की संयोजकता पूर्ण हो जाती है। अतः हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक। विद्युत का कुचालक होता है। हीरा क्या होता है? विद्युत का
कुचालक। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कार्बन का कौन सा अपरूप है जो विद्युत का कुचालक है, तो हीरा है। वैसे एक फुलरीन भी है लेकिन हीरा है। हीरे में है ना एक कार्बन की संयोजकता होती है 4 और 4 ऑलरेडी पूर्ण है, कोई भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने के कारण हीरा विद्युत का क्या है, कुचालक। और हीरा है जो सबसे कठोर पदार्थ है अब तक ज्ञात, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ, अब तक ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ प्रकृति में हीरा है। अगर आपको पूछ ले कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है इस प्रकृति में, तो आपका आंसर होना चाहिए हीरा। अब ये इतना कठोर क्यों होता है, तो इसका जो गलनांक है, ये भी पूछा गया है, इसका गलनांक होता है जो 3843 केल्विन होता है। ये ध्यान देना, पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा गलनांक हीरे का होता है 3843 केल्विन, और 3500 डिग्री सेल्सियस होता है जो टंगस्टन एक धातु है जो विद्युत बल्ब में उपयोग में ली जाती है, टंगस्टन धातु। अब मैं बात करूँ 3843 इसका गलनांक है। अगर यहाँ से यहाँ तक की आपको पूछी जाए बंद दूरी, इससे बहुत क्वेश्चन पुटअप होते हैं। बंद दूरी 1.54 एंगस्ट्रॉम और 154 होती है, वो किस में होती है, पिकोमीटर में। ये दोनों ही सही है। यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन के बीच की जो बंद दूरी है वो होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, या इसे ही कहते हैं 154 पिकोमीटर में पूछ ली जाए। अब बात करता हूँ मैं, हीरे की संरचना बहुत जटिल होती है। हीरे की संरचना क्या होती है, बहुत ही जटिल होती है, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु का अन्य जाल बना होता है, त्रिविम जालक बन जाता है। क्या बन जाता है, त्रिविम जालक, और इसी कारण हीरा सबसे क्या है, कठोर है। तो एग्जाम में पूछा गया है हीरे में कौन सा बंध होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रबल सहसंयोजक बंध का एक त्रिविम जाल होता है। यानी इसमें प्रबल सहसंयोजक इसमें प्रबल सहसंयोजक बंध का त्रिविम जाल होता है। त्रिविम जालक होता है सहसंयोजक बंधों का, प्रबल सहसंयोजक बंधों का। अब मैं बात करूं हीरे में संकरण की बात करूं, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। हीरे का जो संकरण है, हीरे का संकरण sp3 होता है। कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण। अब हीरे की बंद दूरी बता दी गई है, संकरण बता दिया गया है, बंद बता दिया गया है, संरचना बता दी चतुष्फलकीय, और एक कार्बन है जो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा रहता है, इसकी संयोजकता पूर्ण होती है, इसीलिए हीरा सबसे कठोर पदार्थ और विद्युत का कुचालक। विद्युत का हीरा क्या होता है, कुचालक होता है। अब मैं बात करूं हीरे के उपयोग की, तो हीरे का उपयोग जो आपने मशीनें वगैरह देखी होगी, पत्थर काटने की मशीनों व नोक में हीरा होता है, और हीरे का उपयोग आभूषण और फोनोग्राम की सुई, ये एग्जाम में पूछा गया एक बार। तो हीरे का पहला उपयोग है कांच, पत्र आदि काटने की मशीनों में, और दूसरा है जो आभूषण में, ये तो सबको पता ही है, और एक तीसरा जो इम्पोर्टेंट है याद रखना, फोनोग्राम की सुई में। तो याद रखना फोनोग्राम की सुई में। तो हीरा एक बार ब्रीफली मैं आपको वापस इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ हीरे से। हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ और कार्बन का सबसे शुद्ध अपरूप, और हीरे का जो गलनांक होता है 3843 केल्विन होता है, और हीरे में जो बॉन्ड
बंद लंबाई होती है जो 154 पिकोमीटर या जिसे आप बोल सकते हो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी इन दोनों के बीच की दूरी। फिर मैं बात करूं हीरे की संयोजकता, आप सबने पढ़ा कार्बन की संयोजकता होती है 4। अब 4 संयोजकता यानी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता और ऑलरेडी हीरे में फुल होती है। तो एग्जाम में स्पेशली पूछा गया क्वेश्चन हीरे में कार्बन की संयोजकता होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए 0। हीरे में कार्बन की संयोजकता 0 क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ही 4 उनको मिल चुके थे, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने के कारण हीरा है जो विद्युत का क्या होता है, कुचालक। फिर संकरण की बात करें तो sp3 संकरण है। गलनांक की बात करें और इनके मध्य बंध कौन सा होता है, त्रिविम जालक होता है सहसंयोजक बंध का। फिर हमने पढ़ा था हीरे के उपयोग पत्थर आदि कांच काटने में, आभूषण बनाने में और फोनोग्राम की सुई बनाने में। तो इस प्रकार हमने क्रिस्टलीय अपरूप का पहला प्रकार हीरा पढ़ लिया। आगे हम अभी पढ़ेंगे ग्रेफाइट। तो हमने हीरे के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट जो कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप का दूसरा प्रकार है। हीरे के बारे में संपूर्ण जानकारी पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट के बारे में संपूर्ण जानकारी। जो ग्रेफाइट शब्द है, एक ग्रेफो शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है लिखना। तो प्रारंभ में ये माना गया था कि जो सीसा पेंसिल का लेड जो सीसा पेंसिल में जो होता है नुक्का, वो पहले माना गया था कि लेड का अपरूप है, लेकिन बाद में पता चला तो सीसा पेंसिल में होता है, कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है सीसा पेंसिल में शीशे की प्रतिशत मात्रा, तो आपका आंसर होना चाहिए 0। सीसा पेंसिल में शीशा ना होके क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। लेकिन पहले ये माना गया था, लेकिन बाद में पता चला कि सीसा पेंसिल में मुख्य रूप से कौन होता है, ग्रेफाइट होता है। तो मैं बात करूं ग्रेफाइट की, तो अगर ग्रेफाइट की संरचना देखी जाए, नॉर्मली मैं बना रहा हूं, ग्रेफाइट की संरचना पर्ताकार होती है। ये पूछा गया है आपके राजस्थान लेवल की भर्ती LDC में पूछा गया क्वेश्चन है। इसकी संरचना होती है पर्ताकार, एक परत के ऊपर दूसरी परत और दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, इस प्रकार किसका निर्माण करती है, परत का निर्माण करती है। किसका निर्माण, परत का निर्माण। तो एक पॉइंट लिखना है, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, पर्ताकार होती है। तो ग्रेफाइट में एक कार्बन होता है जो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। ध्यान देना ये बात, एक कार्बन परमाणु होता है जो अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, 3 से जुड़ा रहता है। अतः कार्बन की संयोजकता तो होती है 4, लेकिन एक कार्बन परमाणु 3 से जुड़ा होने के कारण उसकी संयोजकता पूर्ण नहीं हो पाती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसमें क्या रहता है, फ्री रहता है। अतः इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण जो विद्युत का क्या होता है, ग्रेफाइट सुचालक। और ग्रेफाइट एक अधातु है, क्या है, अधातु। ये कैसे पता चला, क्योंकि ये कार्बन का खुद क्या है, कार्बन का ही रूप है ग्रेफाइट। तो एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कौन सी अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करने वाली है, तो अधातु है ग्रेफाइट, क्योंकि कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट और कार्बन एक अधातु है। तो यानी अधातु होते हुए विद्युत का चालन करने वाली, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रेफाइट। अब मैं बात करूं ग्रेफाइट में 2 परतों के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी अगर मैं इन 2 परतों के बीच लूं, तो जो ये वाली दूरी होती है, ये वाली 340 पिकोमीटर, जो बहुत ही अधिक होती है। 340 पिकोमीटर क्या होती है, 340 पिकोमीटर अधिक होने के कारण इन परतों के मध्य दुर्बल वांडरवाल, जिस प्रकार हमने पढ़ा था हीरे में, तो इसमें पाया जाता है वांडरवाल बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, वांडरवाल। और हीरे में पूछ ले तो हीरे में पाया जाता है प्रबल सहसंयोजक बंध और इसमें पाया जाता है वांडरवाल बंध। तो कार्बन कार्बन के मध्य ग्रेफाइट की संरचना में दुर्बल वांडरवाल बंध पाया जाता है और इस बंध के कारण ये एक परत दूसरी परत पे आसानी से खिसक जाती है, यानी फिसलन का गुण पाया जाता है इसमें। और इसमें सीसी बंध की लंबाई, यानी ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है, ये वाली 141.5 पिकोमीटर होती है और ये धूसर चमकीला होता है। और अभी हमने पढ़ा इसके मध्य दुर्बल वांडरवाल बंध पाया जाता है। फिर मैं बात करूं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो लोहे की वस्तुओं को पॉलिश करने में। दूसरा, इसका उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रोड बनाने में। एक है शुष्क स्नेह के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है शुष्क स्नेह के रूप में कार्बन के कौन से अपरूप का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रेफाइट में, क्योंकि इसमें एक ग्रीस नुमा गुण, फिसलन का गुण पाया जाता है इसी कारण। और परमाणु भट्टी में
ग्रेफाइट की छड़ों का उपयोग किया जाता है उसकी गति को कम करने के लिए, मंदक के रूप में जिसे आप बोल सकते हो। तो ग्रेफाइट एक ग्रेफो शब्द से बना है। इसमें कार्बन परमाणु अन्य 3 से जुड़े रहते हैं। एक फ्री होने के कारण विद्युत का सुचालक, और इनकी संरचना पर्ताकार होती है। ध्यान देना, पर्ताकार। इनकी संरचना कैसी होती है? एक परतनुमा होती है और 2 परतों के बीच की दूरी 340 पिकोमीटर होती है। इस कारण एक परत दूसरी परत पर आसानी से खिसक जाती है। इसी गुण के कारण विद्युत का सुचालक, दुर्बल वांडरवाल बंध पाया जाता है। जो लोहे की वस्तु है उस पर पॉलिश करने के लिए भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड बनाने में, और किसी भी धातु का या किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रोड बनाना हो तो उसको उसके लवणीय विलयन में डाला जाता है, तब क्या बन जाता है? इलेक्ट्रोड बन जाता है। और परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में, और मैं बात करूं शुष्क स्नेहक के रूप में इसका किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। अब बचा है आखिरी फुलरीन। तो अब आखिरी अपरूप बचा है फुलरीन। इसकी संरचना फुटबॉल की तरह होती है। ये कैसी होती है? फुटबॉल आपने देखा होगा, उसकी तरह इसकी संरचना होती है। किसकी? फुलरीन की। तो फुलरीन में कार्बन परमाणु की संख्या होती है लगभग 60 से 70 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? इसकी संरचना ऐसे फुटबॉल नुमा होती है, इसमें परमाणु ऐसे जुड़े हुए रहते हैं इस प्रकार। तो इनमें कार्बन की संख्या 60 से कितनी होती है? 70 कार्बन परमाणु किसमें होते हैं? फुलरीन में पाए जाते हैं। यानी फुलरीन में कार्बन परमाणु की संख्या 60, 70 या इससे अधिक हो सकती है। और पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में, फुलरीन का सबसे स्थायी रूप कौन सा है? यानी जो C60 होता है, कार्बन 60 होता है, उसे ही कहते हैं फुलरीन। क्या कहते हैं उसे? फुलरीन कहते हैं। क्या कहते हैं? फुलरीन। C60 में अगर पूछ लिया जाए, कार्बन परमाणु 60 को बोला जाए, इसमें टोटल फलक होते हैं, टोटल होता है 32। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि फलक कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं 32 फलक, जिसमें से 20, 12 ऐसे याद रखना आपको। 20, 12, 20 होते हैं, ज़्यादा है 5 और 6 ऐसे याद रखना। एक तो संरचना होती है पंचकोणीय और एक होती है षटकोणीय। तो 20 है, 6 ज़्यादा है तो 20 होंगे षटकोणीय, याद रखना है 20 की। और इसकी याद रखना पंचकोणीय। क्या याद रखना? पंचकोणीय। तो इस प्रकार C60 में 32 फलक, जिसमें से 20 होते हैं षटकोणीय और 12 होते हैं पंचकोणीय फलक। और ये जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। फुलरीन विद्युत का कुचालक होता है। और फुलरीन में जो सीसी बंध लंबाई है 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसके उपयोग प्राकृतिक गैसों के शुद्धिकरण में किया जाता है और आणविक बेयरिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो फुलरीन में मुख्य बातें याद रखने लायक है। C60 एक जो होता है स्थायी फुलरीन होता है, और इसमें फुलरीन में 60 से 70 या उससे अधिक कार्बन पाए जाते हैं, और ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो आज की क्लास में हमने अपरूप क्या होता है, अपरूप की परिभाषा पढ़ी। और अपरूप के प्रकार होते हैं 2 प्रकार से, क्रिस्टलीय अपरूप तथा अक्रिस्टलीय अपरूप। और क्रिस्टलीय अपरूप में मुख्य 3 प्रकार होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, जिसमें से तीनों को हमने पढ़ लिया था। आगे आने वाले लेक्चर में हम कार्बन से संबंधित महत्वपूर्ण यौगिक, फिर ये हमारा टॉपिक यहाँ एंड हो जाएगा। फिर एक लास्ट बचेगा केमिस्ट्री का धातु और एक प्रकाश, यानी हमारा 80% सिलेबस हो चुका है। धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ आप जुड़े रहे।